नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ अवधी भाषा के सामान्य परिचय और उसके साहित्यिक महत्व के विषय में चर्चा करूंगा। हिंदी प्रदेश की भाषा को प्रमुख भाषाशास्त्री सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दो प्रमुख भागों में विभक्त किया है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी भाषाओं के समूह में साहित्य की समृद्ध भाषा के रूप में अवधी भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अवधी भाषा को कौशली और बैसवाड़ी बोली के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से यदि हम देखें तो अवधी पूर्वी हिंदी की एक बोली मात्र है। एक विशाल भूभाग में फैले हुए समाज के वार्तालाप का माध्यम होने के कारण इसे मध्य क्षेत्र की बोली भी कहा जाता है। अवधी से आशय अवध क्षेत्र की भाषा से बिल्कुल भी नहीं है। इस क्षेत्र में इस भाषा का केंद्रीय स्थल होने के कारण इसे अवधी नाम दिया गया है। अवधी भाषा के क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो हरदोई जिले को छोड़कर पूरा अवध प्रदेश यानी लखीमपुर, खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली के क्षेत्र, जौनपुर और मिर्ज़ापुर के पश्चिमी भाग, फतेहपुर और इलाहाबाद आदि आते हैं। अवधी भाषी लोगों की संख्या की यदि बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ के आसपास अवधी भाषी लोग मौजूद हैं। बहुत ही प्रसिद्ध भाषाविद हुए हैं डॉक्टर B.R. सक्सेना। उन्होंने अवधी भाषा के 3 प्रभागों की चर्चा की है, पश्चिमी अवधी, केंद्रीय अवधी और पूर्वी अवधी। पश्चिमी अवधि में वे खीरी, सीतापुर, उन्नाव और फतेहपुर को सम्मिलित करते हैं। केंद्रीय अवधि में वे बहराइच, बाराबंकी और रायबरेली को सम्मिलित करते हैं और पूर्वी अवधि में वे फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर और मिर्ज़ापुर को सम्मिलित करते हैं। अवधी के उद्भव की बात करें तो इसका बीजारोपण ईसवी शती के प्रारंभ से भी पूर्व से मिलने लगा था। पिपहरवा और सारनाथ आदि के अभिलेख इस दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय हैं, किंतु इनमें मात्र अवधी की प्रवृत्ति मानना न्याय संगत या तर्क संगत नहीं है। वस्तुतः साहित्य में भाषा का प्रयोग समाज में प्रयोग के बहुत ही पश्चातवर्ती दिखाई पड़ता है। अपभ्रंश या अवहट्ठ की संपूर्ण रचनाओं में अवधी भाषा के रूप प्रतिबिंबित दिखाई पड़ते हैं। अवधी भाषा के उद्भव काल के साथ ही इसके विकास को 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। 10वीं शती के आरंभ से 14वीं शती तक इसे अवधि का निर्माण काल भी कहा जा सकता है। 14वीं शती से 17वीं शती तक इसे अवधि का मध्यकाल माना जा सकता है और 17वीं शती से वर्तमान काल तक इसे अवधि का आधुनिक काल भी कहा जा सकता है। अवधि की साहित्यिक उपयोगिता या साहित्यिक महत्व की बात यदि करें तो मध्ययुगीन अवधि का रूप मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन में, ईश्वरदास की रचना सत्यवती की कथा में, कुतुबन की मृगावती में, जायसी के पद्मावत में, उस्मान की चित्रावली में और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस आदि रचनाओं में संरक्षित दिखाई पड़ता है। 1700 ईस्वी के बाद की अवधि का रूप क्षेमकरण के कृष्ण चरितामृत, कासिम शाह के हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद
की इंद्रावती और ख्वाजा अहमद की नूरजहां आदि पुस्तकों में हमें दिखाई पड़ता है। अवधी की व्याकरण संबंधी विशेषताओं की बात करने पर हम देखते हैं कि अवधी भाषा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए प्रत्यय लगाया जाता है। तिर्यक रूप एक वचन में ही और ई प्रत्यय जोड़े जाते हैं और बहुवचन बनाने के लिए न, न, नी, नी आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अवधी भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई, नी, इति तथा आईनी प्रत्ययों का उपयोग किया जाता है। अवधी भाषा में प्रसर्गों का प्रयोग इस प्रकार से होता है कि कर्ता प्रसर्ग रहित सविभक्तिक या निर्विभक्तिक रहता है। अवधी में सहायक क्रिया के वर्तमान कालिक रूप के लिए आरे, बारे, है, अहे इनका और भूतकालिक रूप के लिए भय, रहे आदि शब्दों का और भविष्यकालिक रूप के लिए भय, रहें आदि का तथा भविष्यकालिक क्रिया के रूप के लिए ब, बई, ऊ, ही आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में अवधी की एक समृद्धिशाली परंपरा रही है। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, ये दो ग्रंथ अवधी के ऐसे ग्रंथ हैं जो संपूर्ण विश्व में अवधी के मील का पत्थर साबित होते हैं। इन दोनों रचनाओं में अवधी का जो परिनिष्ठित और सुंदर रूप हमें देखने को मिलता है, वह इस भाषा को संपूर्ण विश्व में एक अलग पहचान देता है। धन्यवाद।